चलें। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं वरदान बेच। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर थर्सडे के दिन हम लोग वरदान बेच में और खासकर इस दिन में हम लोग भूगोल के पीवाईक्यू सवालों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासेस आप लोगों के लिए ले चुका हूं। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो हम लोगों ने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप उनको पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर 3 नहीं होगा, ये लेक्चर 4 होगा और लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत करूंगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे उन्होंने लेक्चर को जरूर लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे भूगोल के आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सवाल इस प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1, निम्न में से कौन सा सेल का यहां पर हम लोगों को उदाहरण है वो नहीं देखने को मिलेगा। सेल मतलब यहां पर मुख्य रूप से हम लोगों को चट्टान का हमें जो एक प्रकार से उसका प्रकार नहीं देखने को मिलेगा। और आज की क्लास भी प्रमुख रूप से रॉक्स यानी चट्टानों के जो ऊपर हम सभी देखने वाले हैं। देखिएगा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा शिस्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो एक प्रकार की चट्टान हम लोगों को देखने को मिलती है। ग्रेनाइट देखने को मिलेगी, बिल्कुल ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। क्या बेसाल्ट क्या एक प्रकार का चट्टान है? बिल्कुल एक प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगी। या आप सभी का एस्फाल्ट हम लोगों को एक प्रकार की चट्टान यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। फिर इसके बिहाफ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। या आपके एस्फाल्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर सड़कें बनाई जाती है, सड़कें बनाते वक्त जो डामर वगैरह का उपयोग या डामर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, डामर का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर आप सभी का एस्फाल्ट उसको कहा जाता है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की चट्टानें हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक को हम लोगों ने यहां पर कहा है ग्रेनाइट चट्टानें, कौन सी रॉक्स? ग्रेनाइट रॉक्स कहा है। और जो एक प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलेगी वो बेसाल्ट चट्टानें, कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट रॉक्स देखने को मिलेगी। आपसे पूछ लेगा यह दोनों किस प्रकार की रॉक्स देखने को मिलेगी, तो ये सभी को याद होना चाहिए यह दोनों मुख्य रूप से आप सभी के आग्नेयी सेल समूह का हम लोगों को विशेष रूप से यहां पर प्रकार देखने को मिलेगा। फिर इसके बिहाफ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 2 की चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 2 आप सभी को रॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और सवाल नंबर 2 इस प्रकार से रहेगा कि पेट्रोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है। अब यहां पर हम लोगों को यह बताना है कौन सा सही देखने को मिलेगा। देखिएगा यानी हम लोग सीधा ऑप्शन नंबर डी से इसकी शुरुआत करते हैं। यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित है कि विज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल यहां पर गलत देखने को मिलेगा। यह हिमनदों के निक्षेपों की बनी हुई चौसादी सेल समूह, यह भी गलत देखने को मिलेगा। यह एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है इट, बिल्कुल ये भी गलत देखने को मिलेगा। लेकिन सही क्या होगा? तो यहां पर शब्द देखने को मिलेगा पेट्रोलॉजी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी पेट्रोलॉजी का मतलब देखने को मिलेगा यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। यानी आप मान के चलिए यदि रॉक्स से यदि चट्टानों से सवाल आप लोगों को परीक्षा में और खासकर रेलवे की संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, यदि रेलवे की परीक्षाओं में यदि रॉक्स से यदि सवाल जो पूछे जाएंगे तो इस प्रकार के नवीनतम सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 3 देखने को मिलेगा मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कौन सा कथन गलत देखने को मिलेगा? समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। समय के द्वारा
समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती, यह हमें देखने को मिलेगा। या हमें देखने को मिलेगा ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। अब यहां पर हम लोगों को दे दिया कि हम लोगों को यहां पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो देखने को मिलेगा, ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, बल्कि इससे निर्माण की दर निर्धारित नहीं देखने को मिलती है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। अब यहां पर ये परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से ढाल आप लोगों ने बनाई थी, क्या वो समय के अनुसार उसका परिवर्तन देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है, यह बात बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलेगी। जब अक्षय की दर तापमान व वर्षा को प्रभावित जब अक्षय की दर तापमान व वर्षा द्वारा प्रभावित होती है, तो ये भी हम लोगों को यहां पर सही देखने को मिलेगा। इसके बिहाफ पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दिए गए के अंतर्गत जो हमें गलत यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उसादी चट्टानों का एक प्रकार देखने को मिलेगा? देखो अब यहां पर जो है लिग्नाइट जो कोई सी प्रकार का रोक्स देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो ग्रेनाइट है, देख अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये रोक्स से रिलेटेड एक बेसिक क्लास आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ये जितने ज्यादा रोक्स यानी चट्टानों के संदर्भ में जो सवाल पूछे जाते हैं, उतने हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। कल जो क्लास होगी वो रोक्स से कुछ सवाल तोड़ यानी थोड़े से टफ लेवल के आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मान के चलिएगा रेलवे की मैं पीवाई के सवाल लेकर आया हूं, तो एक सरल क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो मतलब मान के चलिएगा आपको रोक्स से यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिर आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ग्रेनाइट है तो ये ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय शेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट शेल जो होती है, बेसाल्ट शेल भी आप सभी की आग्नेय शेल देखने को मिलेगी। गेब्रो कौन सी हो जाएगी? गेब्रो भी कौन सी रोक्स होगी? यहां पर हम लोगों को यहां पर जवाब होगा कि मुख्यतः हम लोगों का उसादी चट्टाने यहां पर ये आप सभी की आग्नेय चट्टाने देखने को मिलेगी। फिर इसके संदर्भ में हम लोगों को बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बलुआ पत्थर हो गया। और बलुआ पत्थर के बाद हमारे पास में संगमरमर, संग जो है मरमर जो होगा ये देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बोलेंगे चूना पत्थर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यह मुख्य रूप से हम लोगों का औसादी चट्टाने यहां पर देखने को मिलेगी। क्या जितनी भी औसादी चट्टाने होती है, क्या सब परतदार होती हैं? क्या परतदार होती है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी औसादी चट्टान होती है सभी हम लोगों को परतदार देखने को मिलती है, क्योंकि समय के साथ जो ये निर्माण देखने को मिलेगा, समय के साथ जो इनका निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर होगा क्या जितनी भी औसादी चट्टान होती है सब में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं? क्या जीवाश्म यहां पर पाए जाते? तो हम लोग बोलेंगे हाँ जितनी भी औसादी चट्टानें होती हैं सब में हम लोगों को यहाँ पर जीवाश्म हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद करिएगा। क्या यह परतदार चट्टानें होती है? बिल्कुल हम लोगों को परतदार चट्टानें देखने को मिलती है। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहां पर मैंने एक साथ लिख दिए हैं, आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने संगमरमर और चूना पत्थर को एक साथ लिख दिया है। अब मैंने एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों औसादी ही चट्टानों का एक प्रकार देखने को मिलता है। अक्सर आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों का संगमरमर जो होगा वो राइटर कार्यांतित चट्टानों में दे देगा। अब उसने कार्यांतित चट्टानों को क्यों दिया? क्योंकि जो चूना पत्थर होगा वो चूना पत्थर से वास्तव में चूना पत्थर से ही संगमरमर हम लोगों को बनने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऐसी प्रक्रिया क्यों देखने को मिलेगी, आइए हम लोग समझने का इस क्लास में प्रयास करते हैं। वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि एक तो हमें यहां पर आप लोगों को आग्नेय रोक्स देखने को मिलेगी, यानी मुख्य रूप से हम लोगों को
ये आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेगी। तो आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण या जब इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, यानी जितनी भी आग्नेय चट्टान होती, जब इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो हम लोगों को, आप लोगों की यहां पर हम लोगों को द्वितीय प्रकार के अवसादी चट्टानें हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और जो आपके अवसादी चट्टानें देखने को मिलेगी, बाद में क्या होगा, यह आग्नेय चट्टानों पर जितना ज्यादा दबाव रहेगा यानी दाब देखने को मिलेगा, तो कुछ वर्षों के बाद जितनी भी आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं, ये सीधा इनका नवीनतम रूप हम लोगों को कार्यांतित चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यानी तापमान और दबाव के कारण जितनी भी आग्नेय चट्टानें होती वो सीधा कार्यांतित चट्टानें बनती हुई देखने को मिलेगी। और समय के साथ जो दाब और तापमान के कारण जितनी भी अवसादी चट्टानें होगी वो भी कार्यांतित चट्टानें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो या आपके अवसादी चट्टानें में आप सभी के सामने लिखूंगा, मान लीजिएगा चूना पत्थर, क्या रहेगा, चूना पत्थर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और चूना पत्थर पर जितना ज्यादा ताप और जितना ज्यादा इस पर दाब हमें देखने को मिलेगा, तो जब चूना पत्थर कार्यांतित हुआ, यानी यह है जो एक प्रकार की कार्यांतित चट्टान देखने को मिला। और कार्यांतित चट्टानों को हम सभी रूपांतरित चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नवीनतम जो हमें देखने को मिलेगा वो आप लोगों का संगमरमर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यदि आपकी परीक्षाओं में ऐसा आए कि संगमरमर किस प्रकार की रोक से है, तो आप पहले प्रायोरिटी ये रखेंगे सभी कि आप सभी बताएंगे कि संगमरमर जो होगा वो कार्यांतित चट्टानें देखने को मिलेगी। यानी कार्यांतित चट्टानों को हम सभी रूपांतरित चट्टान, कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। और यदि आपके एग्जामिनर ने प्रश्न ये बनाया कि आपके चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगा, तब जाके आप सभी का आंसर होगा, हम बोल सकते हैं या आपके अवसादी चट्टानें हम लोगों को देखने को मिलेगा। आग्नेय चट्टानों को इस प्रकार समझ सकते हैं, जो सोना और जो चांदी की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलेगी, ये हम लोगों को ये सोना और जो चांदी, जो गोल्ड और सिल्वर होगा, यह महत्वपूर्ण रूप से कहां पर देखने को मिलेगा। फिर जवाब होगा आप सभी की जो आग्नेय चट्टानों के ऊपर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा, बिल्कुल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 5 जो देखने को मिलेगा का प्रकार एक शेल क्वार्टजाइट होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो आग्नेय का होता है, किसका होता है, आग्नेय का, सॉरी ये हम लोगों से क्वार्टजाइट पूछा है, तो ये फिर रूपांतरित का होगा, किसका होगा, रूपांतरित का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 6 की तरफ रुख करेंगे। और सवाल नंबर 6 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी। तो क्या यह जो एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, या आग्नेय चट्टानें, या शिष्ट चट्टानें, या कार्यांतित चट्टानें देखने को मिलेगी। तो हम लोग मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि पहली परत हम लोगों को क्रस्ट, इसके बाद क्रस्ट के बाद मेटल हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके बाद में कोर वाला स्ट्रक्चर, हमें यह प्रमुख रूप से पृथ्वी की संरचना हम लोगों को जो देखने को मिलेगी। अब इसमें जो मेटल वाला हिस्सा होता है, इस मेटल वाले हिस्से में अक्सर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जितने भी एक्टिव सब्सटेंस होते हैं सभी यहीं पर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे यूरेनियम, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे निकिल, हम लोगों को देखने को मिलेगा। जितने भी आयरन ओर होते हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। और आयरन ओर के बाद हम लोग जो हम लोग बोलेंगे फेरस जो होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सभी का एल्यूमिनियम होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सभी का स्टोन यानी पत्थरों की एक श्रृंखला होगी वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पृथ्वी की संरचना हुई है, जो पृथ्वी की संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है, वो सर्वाधिक कौन सी प्रकार की जो एक
परत से देखने को मिलती है वो मेटल से बनी हुई हमें जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगी। ये सभी मुख्य रूप से कुछ यही के अंदर से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पर दबाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यदि दबाव देखने को मिला तो इस मेटल वाले हिस्से में जितना भी स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पूरी तरीके से मेल्ट होगा। मेल्ट का मतलब होगा ये पूरी तरीके से पिघलने का प्रयास करेगा। और यदि ये पिघलेगा तो हमें स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिएगा ये वाला स्ट्रक्चर और यहां पर हमें एक ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा। और ये जो होती है इसे ज्वालामुखी नली के नाम से यदि हम लोग जानते हैं। अब ये मान के चलिएगा, यानी आपसे ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मेग्मा में जितना ये लिक्विड वाला हिस्सा जो यहाँ पर मेल्ट हुआ है, तो मेग्मा की परत में जो लिक्विड वाला हिस्सा जो लिक्विड वाला हिस्सा देखने को मिलेगा इसे हम लोग मेग्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे इसे, हम लोग मेग्मा के नाम से इसे जानते हैं। और जब ये मेग्मा होगा, जब ये ज्वालामुखी के इस नली के माध्यम से जब ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा तो तब जाके ये मेग्मा जब इस धरातल पर इस ज्वाला के मुख से आ जाएगा तो इसे हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लावा बोलते हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ में जितना लिक्विड जो मेल्ट हुआ उसे हम लोगों ने मेग्मा कहा। और इसी ज्वालामुख से जब ये मेग्मा पूरी तरीके से बाहर आ गया तो फिर इसे हम लोगों ने लावा यहां पर नाम दिया है। तो जब मान लीजिएगा यदि यहां पर ये ज्वालामुखी यहां पर है और यही ज्वालामुखी के मुख से जब यह लावा पूरी तरीके से बाहर निकला और जब ये ठंडा हुआ तो इसने एक प्रकार की चट्टान बनाई जिसे हम लोग आप सभी के आग्नेय रॉक्स कहते हैं, यानी जिसे हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और यही आग्नेय रॉक्स होती है जिसको हम लोग मुख्य रूप से एक प्रकार की बेसाल्ट रॉक्स के नाम से भी प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, यदि ये जो मेग्मा होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा ये जो यहाँ पर हमें हिस्सा देखने को मिलेगा इसको आप समझिएगा, यहीं पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला और यदि ये यहां पर ज्वालामुखी का मुख हमें देखने को नहीं मिलेगा तो मेग्मा कहां पर जाएगा, या बहुत तेजी से यदि मेग्मा बाहर निकला तो इस प्रकार की चट्टानों में यह दरार ला देता है। और यह दरार ही संकेत देती है, हाँ यदि यह ज्यादा दरार देखने को मिलती है तो अक्सर हम लोगों को भूकंप देखने को मिलेगा। और यदि इन दरारों के अंदर यदि ये मेग्मा फंसता है, याद करिएगा ये जो दरारें देखने को मिलेगी और यदि इन दरारों के अंदर यदि हम लोगों को मेग्मा फंसा हुआ देखने को मिलेगा, यानी ये पृथ्वी के नीचे पूरी घटना घट रही है, तो इसको ये जो चट्टान बनेगी उनको हम लोग ग्रेनाइट चट्टान है, कौन सी रॉक्स बोलेंगे, इन्हें हम लोग ग्रेनाइट रॉक्स के नाम से फिर हम लोग यहां पर जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। यानी पृथ्वी के भूगर्भ में है तो ये ग्रेनाइट है और ये बाहर निकला तो ये बेसाल्ट है। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो ग्रेनाइट याद करिएगा यह आग्नेय चट्टानों का यानी प्राइमरी रॉक्स का एग्जाम्पल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो सवाल नंबर 6 की संपूर्ण प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। सवाल नंबर 7 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 7 जो देखने को मिलेगा, पिघली हुई मेग्मा से बनने वाली रॉक्स को क्या कहा जाता है। तो पिघली हुई मेग्मा से बनने वाली रॉक्स जो यानी जो चट्टानें देखने को मिलती हैं उसे हम लोग आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, अगर ये परीक्षा में आग्नेय चट्टानें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, आग्नेय चट्टानें यदि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि वैसे तो हमें जितनी भी रॉक्स होती है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की देखने को मिलती है आप सभी की, आग्नेय, अवसादी, कार्यांतित, या कार्यांतित को हम लोग रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। यदि ऐसा ही सवाल सेट किया गया जिसमें एक ऑप्शन हम लोगों को कार्यांतित देखने को मिला, एक फिलाइट रॉक्स देखने को मिला, एक आग्नेय और एक आपकी अवसादी चट्टानें देखने को मिलेगी,
तो मेग्मा जब पूरे तरीके से ठंडा होगा, इसे हम लोग फिलाइट बोलते हैं, या इसे हम लोग फिलाइट रॉक्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों सही होगा, लेकिन रेलवे ये मानता है कि रेलवे की डेफिनेशन के अनुसार ये फिलाइट यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर होना चाहिएगा। यदि यहाँ पर दोनों सही हो, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो, ऑप्शन नंबर भी सही, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे के रखा है। यदि आग्नेय नहीं है तो फिलाइट लगाइएगा, और यदि फिलाइट नहीं है तो आप वहां पर टिक आग्नेय आप लोगों को लगाना है। ठीक है, अब ये पिघली हुई मेग्मा से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, ये हम लोग फिलाइट बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 8 जो हमें देखने को मिलेगा, आग्नेय किसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वही है। अब देखो ये आया तो ये हम लोगों को आग्नेय यहां पर देखने को मिलेगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो सवाल की ओर रुख करेंगे। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शेल को क्या कहा जाए, यानी मुख्य रूप से जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग चूनामयी रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग चूनामयी रॉक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को कहा जा सकता है कि जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 10 की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, और सवाल नंबर 10 हम लोगों को बोल रहा है कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि जिसे हम लोगों ने मेग्मा कहा, जिसे हम लोगों ने किस नाम से जाना, जिसे हम लोगों ने मेग्मा के नाम से जाना। अब जो होगा, जिसे मैंने आपको कहा कि मेग्मा होगा, ये पृथ्वी के भूगर्भ में ये जो लिक्विड वाला सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, ये मेग्मा हम लोग इसको बोलते हैं। जब ये मेग्मा पूरी तरीके से पृथ्वी के बाहर आता है, या तो दरारों के माध्यम से आए या फिर ज्वालामुखी के माध्यम से आए, तो फिर हम लोग इसे लावा बोलते हैं। लावा भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। एक मिनट देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर आप लोगों को लावा देखने को मिला, और जब ये लावा आगे जो लावा होगा, ये भी प्रमुख रूप से दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आप लोगों का अम्लीय लावा, कौन सा लावा, एक प्रकार का आप लोगों को अम्लीय लावा यहां पर देखने को मिलेगा, और एक आप लोगों का क्षारीय लावा, कौन सा लावा, क्षारीय लावा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी लावा जो होता है वो भी दो प्रकार से हो सकता है। क्षारीय लावा जो होता है वो प्रमुख रूप से जिसमें जो आप लोगों को पीला रंग का ज्यादातर देखने को मिलेगा, और ये काला रंग का जो देखने को मिलेगा वो क्षारीय लावा देखने को मिलता है। अब जब ज्वालामुखी फूटता है, तो ये जब ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब जो बात करेंगे कि वाटर वेपर सर्वाधिक मात्रा में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बाहर आते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों को अम्लीय लावा देखने को मिलेगा। अम्लीय लावा से इस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अम्लीय लावा एक पीला लावा और क्षारीय लावा एक प्रकार का काला रंग का होगा। जब या आप हमारी क्लास के बाद आप गूगल पे सर्च करिएगा अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, आप लोगों को डिफरेंस जो समझ में आएगा। तो ये जो होता है, ये आप लोगों का जो होगा, इस में हम लोगों को सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो अम्लीय लावा होगा, ये इसका जमाव हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्षारीय लावा के साथ दिक्कत क्या है कि इसके अंदर जो सिलिका होती है, इसकी मात्रा कम देखने को मिलती है। तो ये ज्यादा मात्रा में हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि लिक्विड फॉर्म में दोनों होते हैं। पहले आप लोगों का अम्लीय लावा बाहर आता है तो ये जम जाता है, फिर आप लोगों का क्षारीय लावा होता है। क्षारीय लावा के अंदर जो सिलिका की मात्रा कम होती है। यदि देखो लावा को उसके धरातल यानी उसके चारों ओर के उसके परिवेक्ष में जो जमाने का काम करता है वो सिलिका करता है। जिस प्रकार की लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा, वो कम दूर तक उसकी पहुंच रहेगी। जिसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा, उस लावा की ज्यादा दूर तक हम लोगों को पहुंच देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब वोल्केनो फूटता है, जब ज्वालामुखी फूटता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, उसमें जो जंगलों में आप लोगों को एक प्रकार के लावा का फैलाव जो देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा बेहद कम देखने को मिलती है, और वह एक प्रकार का क्षारीय लावा हम लोगों को देखने को मिलेगा। यह ज्यादा नुकसानदायक हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा।
तो लावा होगा भी दो प्रकार का हो सकता है, आप सभी का अम्लीय लावा देखने को मिलेगा और हम लोगों को यहाँ पर क्षारीय लावा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि पूरी स्ट्रक्चर आप सभी समझ गए होंगे। और ज्वालामुखी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर भी जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं वो पढ़ाना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल जो हम लोगों को यहाँ पर सवाल नंबर 11 देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 11 जो है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान का रूप ले लेती है, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जिन्हें हम लोग आग्नेय बोलते हैं। जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? आग्नेय के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो हो सकता है, जैसे ये जो आपके आग्नेय चट्टानें होती है, मुख्य रूप से आगे चलकर हम लोग इनको बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट होते हैं। और जब इन बेसाल्ट चट्टानों का जब टूटने की जब इनकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि जितनी भी बेसाल्ट चट्टानें मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार के समय हम लोगों को बनती हुई जो देखने को मिलेगी, और जहां जहां पर मुख्यतः ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलेगी, वहां पर हम लोगों को ब्लैक सोइल यानी काली मृदा हम लोगों को देखने को मिलेगी। कहां पर? काली मृदा देखने को मिलेगी। काली मृदा के संदर्भ में यदि हम लोग भारत की बात करेंगे, तो भारत में काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, और महाराष्ट्र में दक्कन का प्लेटू देखने को मिलेगा, जहां पर काली मृदा देखने को मिलेगी। और हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में हम सभी को मालवा का प्लेटू देखने को मिलेगा। 88,000 वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्षेत्रफल है उसका। मालवा का जो पठार देखने को मिलेगा, उसमें भी आप लोगों को काली मृदा यानी काली मृदा जो होगी वो सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगी। अक्सर कहा जाता है काली मृदा के अंदर, काली जो मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 12 की ओर रुख करेंगे, और सवाल नंबर 12 जो देखने को मिलेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं? क्षेत्र 3 के अंतर्गत आते हैं, 4 के अंदर या 2 के अंदर, और जो 5 के अंदर, तो ये क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं, जो एक डेंजर जोन माना जाता है। भारत को कुल कितने जोन में बांटा गया है? तो एक प्रकार का जोन नहीं, जोन जो है वो क्षेत्र 2 से हमारा जोनी सिस्टम होगा, वो स्टार्ट होता है। तो जोन 5 तक आते यानी मुख्य रूप से हम लोग बोल सकते हैं 4 प्रकार के विशिष्ट रूप से जो यहाँ पर हम लोगों को भूकंपीय क्षेत्र हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिक थ्योरी का जनक माना जाता है? तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी का जनक हम लोग बोल देंगे कि अल्फ्रेड वेगनर को यहां पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14 की तरफ रुख करेंगे, और सवाल नंबर 14 जो देखने को मिलेगा, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्र लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः कारण उत्पन्न होती, जिसे ये लगभग जैसे यहाँ पर देख रखा है सुनामी के विनाशकारी भूकंप, ये कब उत्पन्न होती हैं? देखो, मुख्य रूप से जो हमें एक रिएक्टर स्केल देखने को मिलेगी, तो रिएक्टर स्केल में 1 से हम लोग 2 पर जाते हैं, 2 से 3 पर जाते हैं, 3 से 4 पर जाते हैं, 4 से ऐसे 5 करके हम लोग 12 पे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा एक रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, और अगले साल 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तीसरे साल जो है वो 3 रिएक्टर का स्केल का भूकंप आया, या चौथे साल 4 गुना, या अगले साल 5 गुना रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया। जब एक रिएक्टर स्केल से भूकंप से जब भूकंप 2 रिएक्टर स्केल पे आने लगता है, तो समझ जाइएगा यह पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। 2 रिएक्टर का आना मतलब ये जो 10 गुना आया था, इससे ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक है।
3 गुना पे है तो ये इस 10 गुना से ये फिर पुनः 3 गुना, और ये 4 पर आया तो फिर 10 गुना से फिर ये 3 गुना। इस प्रकार की संरचना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यानी एक रिएक्टर स्केल का भूकंप आना, जब 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसमें विनाशकारी जो सुनामी लहरें उत्पन्न होती है, जब वो रिएक्टर स्केल 7.5 से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, 7.5 से ज्यादा देखने को मिलेगी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि विनाशकारी लहरें प्रमुख रूप से हमें यहां पर देखने को मिलती है। गला पूरी तरीके से बैठ रहा है आज, मुझे नहीं पता क्यों, बट बैठ रहा है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग साधारण भाषा में भूकंपीय विज्ञान बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग भूकंपीय विज्ञान के नाम से यहां पर जानते हैं। सवाल नंबर 16 की चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 16 है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो हम लोग बोलेंगे कि भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो आप लोगों की, यहां पर हम लोगों को अनुदैर्घ्य, इसके बाद में अनुप्रस्थ, इसके बाद में धरातलीय जो है वो वेव से हम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी हम लोग बोलेंगे P1 तरंगे, S1 तरंगे और L1 तरंगे हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से ये जो P तरंगे हमें देखने को मिलेगी, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में इसका संचरण कर सकते हैं। धरातलीय जो एल तरंगे होती है, ये हमारी पृथ्वी के जो जहां पर समतल वाला हिस्सा जो देखने को मिला, कुल मिलाकर हम लोग ये बोल सकते हैं धरातलीय जो तरंगे होगी ये हमें टकराती हुई नहीं देखने को मिलेगी। यह दोनों प्रकार की चट्टानें धरातल से टकरा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो हम लोग बोल सकते हैं हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 16 की चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 16 भी इस प्रकार का है कि इन भूकंपीय तरंगों में अनुपस्थ विस्थापन होता है। तो अनुपस्थ विस्थापन होता है तो यह एस तरंगों में होता है। कौन सी तरंगों में? एस तरंगों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग कहेंगे ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे और मैंने आप सभी को पहले भी कहा इतना ज्यादा जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल देखने को मिले। कल जो मैं लेकर आऊंगा जरा करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी चर्चा कर रहे हैं भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन, ये वही आ गया है। अब यहां पर दिक्कत है कि ऑप्शन जो है वो आगे पीछे लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन आगे पीछे सवाल में इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का, चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स, जिसके अंदर मास है, द्रव्यमान है, उसके अंदर उसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा। भले ही पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है कंपैरिजन में, चंद्रमा के कंपैरिजन की बात करेंगे, इन दोनों में जितना ज्यादा मास है उससे कहीं लाखों गुना मास होगा जो द्रव्यमान है वो सूर्य में देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो पृथ्वी पर इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिससे बड़े लेवल की ज्वालामुखी या ज्वार और भाटा हम लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग बोल सकते हैं वृहद ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20 की चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 20 जो देखने को मिलेगा, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? जिसे विवर्तनिक भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? विवर्तनिक भूकंप के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी, ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 21 जो होगा,
निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती? क्या टिड्डियों का हमला बनता है? बिल्कुल मूर्खतापूर्वक सवाल है। तूफान बनता नहीं, चंद्रग्रहण बनता नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट बनता है। बिल्कुल ज्वालामुखी विस्फोट बनता है। अब देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जो हो सकता है सुरक्षा कवच कहा किसको जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। यदि परीक्षाओं में आ जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है, आइए 1 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक सवाल समझाया था आप सभी को, आप सभी देखिए कहां गया, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये मान के चलिएगा सवाल वही था, ये ज्वालामुखी पर्वत है। अगर यहां पर ज्वालामुखी पर्वत है तो ये सारा मेग्मा है, ये कहां पर हो गया? इस ज्वालामुखी नली के माध्यम से ये जो पूरा ज्वाला है ये बाहर देखने को मिला। अगर यहां पर ज्वालामुखी पर्वत नहीं होता तो यहां पर इन चट्टानों को काट कर दरारें होकर ये जो रोक्स, ये जो मेग्मा है ये धरातल पर आने का प्रयास करता है, जिसके कारण हमें अक्सर भूकंप के झटके यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। वरना ये दरारों के माध्यम से पृथ्वी के धरातलीय संपर्क पर आने का प्रयास करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर किस पर पहुंच गए थे हम सभी? सवाल नंबर 20 के बाद सवाल नंबर 22 पर हम लोग चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर न्यूनतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है? श्रीनगर जो भूकंप जोन 5 में आता है, रायपुर ये छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट। दिल्ली भी है इसके अंदर शामिल है, देहरादून भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 23 की तरफ चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 23 जो देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, अजीब हरकतें करने वाले पालतू जानवर। अब देखो ये सवाल एकदम लॉजिकली है, एकदम लॉजिक लगाओ इसमें सिंपल सा, ठीक है, और इस सवाल का राइट आंसर दो। अब इसमें से तूफानी मौसम है, बौछार, समुद्र तट जो है, वो जो समुद्र तट हमें देखने को मिलेगा, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं अजीब हरकतें करने वाले पालतू जानवर। सवाल बहुत बेसिक लेवल का है, मैं चाहूंगा आप सभी सवाल का मुझे आंसर दे। क्या आप देख पाते हैं? मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के इस राइट आंसर मतलब इस सवाल का इंतजार करूंगा। सवाल नंबर 24 पर आएंगे जो देखने को मिलेगा, भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है? पृथ्वी की सतह पर ग्लोबल वार्मिंग जो नहीं है, पृथ्वी की जनसंख्या में वृद्धि नहीं है, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण। ये अब ये भूकंप इसके कारण आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो इस पर है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की जो गति है इसके कारण महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अब ये भूमिगत विस्फोट, इसमें ये भी होता अगर नहीं जाता तो फिर इस पे हम लोग जाते हैं, चर्चा करेंगे इसी दिन विस्तृत रूप से हम लोग इस पर, ठीक है। सवाल नंबर 25 देखने को मिलेगा, भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? क्षेत्र से उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, फॉल्ट जोन के क्षेत्रफल, बिल्कुल इसके आधार पर लगा सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी को हम कहेंगे हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 26 है, इसमें कुछ रूप से आप लोगों को वैल्कनो ज्वालामुखी से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है जितने भी एक्टिव वैल्कनो देखने को मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिले 40 से 45 वर्षों से लगातार जिनमें जो उद्गार देखने को मिल रहा है, और आगे भी जहां पर भविष्य में ज्वालामुखी फूटने की मैं भी पॉसिबिलिटीज है या निरंतर रूप से चल रहे हैं। हवाई द्वीप का स्थित मौना लोवा, बिल्कुल ये मौना लोवा एक प्रकार का ज्वालामुखी और खासकर हम लोगों को सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर देखने को मिलेगा।
ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये हम लोग बोल सकते मोना लोआ, ठीक है। हवाई द्वीप है और हवाई द्वीप जो है वो यूएसए के अंतर्गत आते। एक विशेष क्लास लेकर आऊंगा, 4-5 सवाल देखने को मिलेंगे। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के नाम से जानेंगे? माउंट वेसुवियस, ये आप लोगों का इटली में देखने को मिलेगा, इटली में देखने को मिलेगा। कोटापेक्सी, ये आप लोगों का इक्वाडोर में देखने को मिलेगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ये भी इटली में देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा? जब आप लोग इस पूरी तरीके से इस भूमध्य सागर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये अक्सर इस तरीके से इसके अंदर उद्गार की संरचना देखने को मिलती है, और ये इसके अंदर से वाटर वेपर और राख हर हर परिस्थिति में बाहर आता है, तो एक चमकदार रूप से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे पृथ्वी भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस कहा जाता है वो स्ट्रॉम्बोली को कहा जाता है। और यदि मैं आप लोगों से सवाल पूछ लूंगा कि जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल नंबर 28 की तरफ चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 28 देखने को मिलेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? वारातांग बेरन द्वीप जो है, बिल्कुल बेरन ज्वालामुखी हम लोगों को भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा जो बेरन पर है। ऑप्शन नंबर बी, 2 ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, एक नारकोंडम और एक बेरन। बेरन जिसमें से सबसे एक्टिव ज्वालामुखी भारत का देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाएंगे, वहां पर हमें जानकारी देखने को मिलती है। सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 29 देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो ये जो है माउंट एटना अभी हमें देखने को मिला था, कोटापेक्सी देखने को मिला था, माउंट विसुअस देखने को मिलेगा, माउंट जो है जो ये देखने को नहीं मिलेगा। ये फ्रांस की एक चोटी हम लोगों को देखने को मिलती है, फ्रांस की पर्वतमाला की एक चोटी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। 29 क्वेश्चनों का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। और जो अंतिम सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में, इस सवाल का मुझे आप सभी जवाब दीजिएगा। ये तो मैं आप सभी को जवाब दे चुका हूं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। अभी आप लोगों ने बताया कि सर ये बेरन पर है, लेकिन आप ये मुझे बताइएगा कि जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, सबके सबसे नजदीक कौन से द्वीप के समीप पर ये बेरन सक्रिय ज्वालामुखी आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। और मैं सबसे पहले माफी चाहूंगा, पिछले 3 दिनों से कोई क्लास नहीं हो पा रही है, कुछ जति आवश्यक जो कार्य था वो पूरा करना था, जिसके कारण हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे शाम की। लेकिन अब हम तैयार है पूरी तरीके से इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आप सभी जानते कल आप यही यूट्यूब चैनल पर जो कंप्लीट रेलवे के लिए पीवाई जो जीएस वाला पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देख जो आप लोगों को कल ही क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।